नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए इन 6 माह की रणनीति का है कि आप इस 6 माह की रणनीति को कैसे सेट करें जो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से तैयारी के साथ में आगे बढ़े और एक निश्चित सफलता की तरफ बढ़े। देखो, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो ऐसे ही डायरेक्ट उठ के क्रैक नहीं हुआ जा सकता। उसके पीछे बहुत सारी गणित होती है, बहुत सारी रणनीति होती है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स व्यू होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम सफलता तक पहुंच सकते हैं। कहने वाले ने कहा है कि दम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ठोकर खुद के खानी जरूरी नहीं है, किसी और ने खाई है उसको देखकर सीख लेना चाहिए। आप कब तक ठोकरें खाते रहोगे? किसी और ने खा रखी है, वो बता रहे हैं आप लोगों को, तो सीख लेना चाहिए और अमल कर देना चाहिए। मैं इतने विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि इन 40-45 मिनट में मैं आप लोगों को जो टिप्स देने वाला हूं, जो रणनीति बताने वाला हूं, यदि आप में से गिने चुने लोग भी उसे फॉलो कर देंगे तो निश्चित रूप से सफलता पाकर रहेंगे। जो भी मैं टिप्स दूंगा, जो भी पॉइंट बताऊंगा, आप लोगों को हो सके तो उसे नोट करके रख लेना। जहां पे जिस टेबल पे आप पढ़ते हो, जिस रूम में पढ़ते हो, चिट बना के वहां पे लगा देना ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि हम इन स्टेप्स के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और जितने भी विद्यार्थी है पशु परिचर के, उन्हें फॉलो ये जो है शेयर कर देना। और बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों की तैयारी में जीजीडी का ये प्लेटफॉर्म कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। पूरी तरीके से निःशुल्क बैच इस जीजीडी प्लेटफॉर्म पे संचालित है और ऐसे ही आगे अनवरत रूप से जारी रहेगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, स्किप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाहे आप क्लासेस स्किप कर देते हो, इसे मत करना। जहां पे जो पॉइंट बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे अपने अंदर आत्मसात करना है। आप लोग कर लोगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लाइव चैट में बिल्कुल बात नहीं करनी है, सिर्फ कंसंट्रेट होकर सुनना है और उनको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखो, मेरे कुछ पॉइंट्स है, इन सभी को मैं बताऊंगा और ये सीआरपी स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब ये सीआरपी स्ट्रेटेजी क्या है मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देना चाहता हूं। ध्यान से सुन लेना और हो सके तो इन पॉइंट को नोट करके रखना। निश्चित रूप से आप सफलता की तरफ आगे बढ़ोगे। देखो, सबसे पहला, यदि हमें किसी वैकेंसी की तैयारी करनी है, सरकारी जॉब में जाना है नहीं जाना है, इन सब का डिसीजन लेने से पहले हमें जो है अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है। अब कोई बिजनेसमैन लेवल का आदमी है, उसका माइंडसेट बिजनेस के लायक है और वो नौकरी की तैयारी कर रहा है अपने पेरेंट्स के कहने पे, तो वो उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका माइंडसेट तो बिजनेस की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें इस टारगेट को अचीव करना है। जब आपका लक्ष्य ही क्लियर नहीं, आपके दिमाग में उसकी धूमिल छवि है, तो फिर वो आप क्लियर नहीं कर सकते। तो अब यदि पशु परिचर की जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो बस टारगेट सेट है कि पशु परिचर का सितंबर में एग्जाम है और सितंबर तक जो है मेरा लक्ष्य यही रहेगा और मैं इससे बिल्कुल भी इधर या इधर नहीं होने वाला हूं। चाहे कुछ भी, देखो जब किसी सफर पे आगे बढ़ते हैं तो कई सारे बाधाएं आती है, कई सारे ब्रेकर्स आते हैं। चाहे कैसे भी ब्रेकर्स बाधाएं आए, लक्ष्य से बिल्कुल विचलित नहीं होना है। सबसे पहला काम क्या है आप लोगों का? टारगेट सेट करना है। टारगेट क्या है? अब इस वीडियो में जो बता रहा हूं वो पशु परिचर के विद्यार्थी है, तो टारगेट आपका है उन 6000 सीटों में से एक सीट आपकी लेनी है, ये टारगेट है। तो टारगेट सेट हो गया। उसके बाद में देखो, आप लोग ये सोचते हैं कि कोचिंग करें या सेल्फ, पहले निर्णय लेना है। मैं यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कोचिंग की आवश्यकता उन्हें पड़ती है जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिनको कंपटीशन का क भी नहीं पता। ठीक है, जिनको कोचिंग का सी भी नहीं पता, तो उन्हें जो है एक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आजकल यह भी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जहां से आप गाइडेंस निरंतर ले सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, मैं तो देता ही हूं। मेरे अलावा भी और भी बहुत सारे विद्वान साथी हैं जो बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो यदि आपको गाइडेंस समझ में आ रही है और आप उसके अनुसार सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आपको शायद कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन आपके माइंडसेट में यह है कि क्या पता मैं कोचिंग के बिना जो है अगर सिलेक्ट नहीं हो पाया या ये, तो देखो एक चीज क्लियर रखना माइंड के अंदर कि कोचिंग आप करते भी तो आपको 5 से 6 घंटे कोचिंग के लिए देने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे उनकी टाइम टेबल होता है, रूपरेखा होती है, उसके अनुसार पढ़ना है। सेल्फ के अंदर यह फायदा है कि आप लोग अपने अनुसार पढ़ सकते हो और समय आप अपने आप पे ज्यादा दे सकते हो। ये दोनों ही पैटर्न जो है सिलेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी वाले ही जाते हैं या सिर्फ कोचिंग वाले जाते हैं, दोनों ही जाते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर से अपन को चुनाव अपने अनुसार करना होता है और सामंजस्य बिठाना होता है। अब कोचिंग कर ली आपने 6 घंटे आप वहां दे रहे हो, उसके अलावा आप जो है 6 से 8 घंटे और
जैसे तैसे निकाल पाते हो और पढ़ लेते हो, सेल्फ भी पढ़ते हो, तो बहुत अच्छी बात है। कोचिंग में क्या मिलता है? कोचिंग का फायदा यह है कि वहां पे माहौल मिलता है। माहौल कैसे मिलता है? आपका कोई साथी पढ़ रहा है और भी साथी पढ़ रहे हैं, आपको अपना लेवल पता चलता है कि क्या कैसे है, और उसके अनुसार माहौल मिलता है, रोज पढ़ाई का जो है रूटीन बनता है। सेल्फ के अंदर यह है कि आप अपने आप पे समय ज्यादा दे सकते हो, लेकिन आपको स्व अनुशासित होने की जरूरत है उसमें। और सेल्फ स्टडी में आप समय ज्यादा दे पाते हो तो आप निश्चित रूप से गेन भी ज्यादा कर सकते हो। अब कोचिंग के भी दो पैटर्न हो गए हैं आजकल, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑनलाइन आप घर बैठे बिल्कुल बहुत कम खर्चे के अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। ऑफलाइन में आपका खर्चा बढ़ता है, वहां जाके रहना पड़ता है, ये सारे। तो ये सब चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से आपको डिसीजन लेना, और ये डिसीजन कब लेना है? ये इस 1 महीने के अंदर अंदर लेना है। आप एग्जाम के 3 महीने पहले डिसीजन लोगे तो कोई काम नहीं आएगा। फिर तो आप ये समझ लो कि बस हाँ, उस दौड़ में शामिल हो, सिर्फ जीतोगे नहीं जीतोगे इसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है। तो ये डिसीजन क्या लेना है? अभी ले लेना है 10-15 दिन के अंदर अंदर। यदि कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल फ्रेशर से करनी है, आपके आसपास है तो करिए, नहीं करनी है तो ऑनलाइन पढ़ते हो तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल है। मेरे अलावा भी, मैं यहाँ पे निष्पक्ष रूप से बात करूंगा, मेरे अलावा भी बहुत सारे जो यदि आपको नियमित रूप से गाइडेंस देते हैं, नियमित रूप से पढ़ाते हैं, आप पढ़ लीजिए। जैसे भी पढ़ते हैं आप, सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा काम आती है बुक्स, ठीक है, और स्व अनुशासन। तो यहां पे ये निर्णय अभी लेना है 10-15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, बाद में डिले नहीं करना है इसमें। तो ये चीज निर्णय ले लेना 10-15 दिन के अंदर अंदर, जैसे भी करना है कर लेना, ठीक है। फिर आती है बात पुस्तकों के चयन की। अब चाहे आप कोचिंग कर रहे हो चाहे आप सेल्फ कर रहे हो, आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कई सारे विद्यार्थी मैं देखता हूं, मेरी भी क्लासेस आती है, तब विद्यार्थी कई बार पूछते रहते हैं, मेरी खुद की भी पुस्तक आ चुकी है, सर आपकी क्लासेस देख रहे हैं तो क्या पुस्तक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहली बात तो ये सवाल वही पूछते हैं जो बिल्कुल नए हैं। ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं होता। चाहे आप क्लासेस देख रहे हो, लेकिन एक बुक, एक गाइड, वो तो आपको चाहिए ही होती है, ताकि क्लासेस में मान लीजिए कुछ छूट गया तो बुक के अंदर मिल जाए, बुक के अंदर छूट गया क्लासेस के अंदर मिल जाए, और एक अपन जो है कंप्लीट तैयारी के साथ में आगे बढ़े। तो एक पुस्तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी ही पुस्तक आप लोगों को सफलता दिलाएगी। एक पुस्तक कोई भी जो आपको उचित लगती है वो होनी चाहिए। 1 से 2 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से 20 नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पुस्तकों की अति नहीं होनी चाहिए। अब आपने पशुपालन पार्ट बी की ही मान लो 7 पुस्तकें धरी है, और एक ही चैप्टर में अलग अलग आंकड़े मिलेंगे। उस लेखक ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, किसी भी लेखक ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन अलग अलग आंकड़े मिलने हैं, क्योंकि कई सारे आंकड़े चेंज होते हैं, कई सारे अपडेट होते रहते हैं, कई सारी पुस्तकों के आने का समय अलग अलग होता है, पैटर्न अलग अलग होता है। तो 1 या 2 पुस्तक एक विषय की खूब हो गई, अति नहीं करनी है। 17 पुस्तक पढ़नी है, इससे बढ़िया है कि एक पुस्तक को 17 बार पढ़ो, वो सिलेक्शन की तरफ ले जाएगी। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को इस बात पे जोर देता हूं कि आप लोगों को मैटर के अति से बढ़ना है और रिवीजन के अति की तरफ बढ़ना है। यानी मैटर बहुत ज्यादा होना सिलेक्शन लेने का आधार कतई नहीं है। अगर ये एक आधार होता तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने वाले सिलेक्ट होते, लेकिन एक छोटी सी किताब पढ़ने वाले भी सिलेक्ट हो जाते। कारण ये होता है कि उन्होंने उस किताब में से 100% मैटर था तो उसमें से 80% पे कमांड रखी थी, और एक ग्रंथ के अंदर 200% मैटर था लेकिन उसमें से 20% भी याद नहीं हुआ, तो वो ग्रंथ भी काम का नहीं रहा। तो पुस्तकों का चयन बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के करना चाहिए। एक चीज और बताऊं कि पुस्तकों का चयन आप जिस मार्गदर्शक से या जिस टीचर से पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड करनी चाहिए। कारण क्या है कि जैसे आप किसी फलानी कोचिंग के किसी मास्टर से पढ़ रहे हो, या आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कोई मास्टर पढ़ा रहा है, तो उसकी पुस्तक का चयन इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप नियमित रूप से क्लास उनकी देखते हो, और निश्चित रूप से यदि मैं भी हूं उस तरफ, जब मास्टर की तरफ, तो मैं भी पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह से नहीं चाहते हुए भी निकलेगा कि अपनी पुस्तक में वहां पे ये दे रखा है। अब उस समय आप डिस्ट्रैक्ट होते हो पढ़ाई के आधे बीच में कि सर हमारे पास तो ये पुस्तक है ही नहीं, तब जाके आप थोड़े से डिस्टर्ब होते हो। और इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जिस लेखक से, जिस टीचर से, जिस संस्था से पढ़ रहे हो उसकी पुस्तक आप जरूर पढ़ें। कारण यह होता है कि वो पुस्तक उसके अनुसार पढ़ाई जा रही होती है, और आप उस टीचर से तभी पढ़ रहे होते हैं जब आपको उस टीचर पे विश्वास है और वो उसके अनुरूप खरा उतर रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों का चयन करना है। चाहे कोई भी संस्था है XYZ, चाहे कोई भी लेखक है XYZ, जो आपके जहन में अच्छा है और वो आप लोगों के साथ में अच्छा काम कर रहा है, तो आप लोगों को उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। दूसरी बात कि एक विकल्प के तौर पे आप लोगों को एक के साथ में अन्य पुस्तक भी एक रखनी चाहिए।
कारण ये होता है कभी डेटा में मिसमैच हो तो आप उसमें से कंक्लूजन निकाल के आप सॉल्यूशन तक बढ़ सको। ये होता है पुस्तक चयन से संबंधित गाइडेंस में कि ये है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि एक ही सब्जेक्ट की या एक ही वैकेंसी की आप 5 गाइड लेकर आए हो अलग अलग प्रकाशन की, तो वो बिल्कुल गलत है। एक गाइड और अलग अलग सब्जेक्ट की आप एक एक पुस्तक, और कोई स्पेशल सब्जेक्ट की आती है जैसे इंग्लिश की आ गई, ठीक है, पशुपालन पार्ट बी की आ गई, तो वो आप साथ में रख सकते हो, ज्यादा नहीं। इससे क्या होगा कि आप जब लास्ट स्टेज पे आओगे ना एग्जाम के पास में, तब रिवीजन करने में आसानी होगी। बहुत सारी पुस्तकें आपको खुद को याद नहीं रहेगा मैंने किस में से क्या पढ़ा है, तो रिवीजन में बहुत आसानी रहेगी ये चीज करनी है, ठीक है। ये पुस्तकों से चयन से संबंधित जिसको समझ नहीं आए वापस देख लेना वीडियो जब पूरा हो जाए, ठीक है। मार्गदर्शक की अति से बचें। आजकल देखो भारत का हो चाहे राजस्थान, हर घर तो मिलेगा आपको सलाहकार, हर घर मिलेगा मार्गदर्शक और हर घर मिलेगा डॉक्टर, ये आज का सत्य है। तो मार्गदर्शन तो देखो बहुत जने देंगे, मार्गदर्शक भी खूब जने हैं और देते भी मेरे हिसाब से सभी सही है, लेकिन आप लोगों को अति से बचना है। अति से बचने के पीछे कारण यह है कि एक तो आपका समय बचेगा, समय बचेगा तो आप वही समय स्टडी पे लगाओगे, और समय बचा है साथ साथ में आप बहुत ज्यादा किसी से गाइडेंस लेते हो तो 19-20 का फर्क सभी में आता है, लेकिन अंत में कंक्लूजन की तरफ जाओगे तो कंक्लूजन सभी का एक ही निकलता है, ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पात्रता से संबंधित बहुत सारे वीडियो बन गए होंगे, लेकिन एंड में जाओगे तो सभी ये कहेंगे कि इस वैकेंसी में लगेगा या नहीं लगेगा, बाद में पता चलेगा, समय लगेगा नियमों को बनते हुए, तो सार यही है, लेकिन सभी अपने अपने व्यू अलग अलग बताते हैं, ठीक है। तो यह है कि मार्गदर्शन की अति नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप किसी एक टीचर को भी फॉलो करोगे या 2 को फॉलो कर दिया यहां तक काफी है। 2 से आप 10 पे चले गए तो वहां पे यानी कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। 2 को फॉलो कर दिया तो वो आप लोगों को हर चीज जो आपको जाननी होती समय समय पे गाइडेंस देते रहते हैं, खुद भी देते हैं, चाहे मैं हूं तो मैं भी दूंगा, ठीक है। तो वहां पे जो है आपको अति से बचना है, इससे आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्लियर रहेगी और आप लोगों का समय भी बचेगा और आप एक बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ टीचर की भी अति से बचना है और मार्गदर्शक की अति से बचना है। 1 या 2 टीचर को सिलेक्ट करो, 1 या 2 मार्गदर्शक को सिलेक्ट करो और उनके नियमित गाइडेंस में आगे बढ़ते रहो। वो जैसे जैसे गाइड करते हैं, चाहे कोई भी है जिसको आप फॉलो करते हैं, उनकी गाइडेंस में आगे बढ़े। और निश्चित रूप से कोई भी टीचर जो है अपने स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहेगा, वो हमेशा आप लोगों को अच्छी ही बात बताएगा, चाहे कोई भी टीचर है। सोशल मीडिया का सही उपयोग करना जरूरी है। मैं यहां पे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप जो है स्मार्टफोन को तो आप रख दो साइड में और कीपैड वाला फोन ले लो, क्योंकि ये जमाना रहा ही नहीं। अब जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनके लिए स्मार्टफोन बहुत जरूरी है, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं उनके लिए स्मार्टफोन बहुत जरूरी है, जो अपडेट ऑनलाइन मिलती है आजकल उसके लिए स्मार्टफोन जरूरी है। तो कीपैड वाला फोन तो विकल्प कतई नहीं है, लेकिन यहां पे भी स्व अनुशासन और संयमित होना जरूरी है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम लेते तो मोबाइल किसी दूसरे काम के लिए हैं और आधा घंटा पौना घंटा निकल जाता है, तब पता चलता है, वापस रख देते हैं फोन, तब पता चलता है जिस काम के लिए लिया था वो तो हुआ ही नहीं, फिर वापस उस फोन को लेके वो काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये क्या होता है, समय कहां चला जाता है पता नहीं चलता। यहां पे संयमित होना है, बिल्कुल आपको कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा कि मैंने इस काम के लिए खोला है, ये क्लास देखने के लिए, ये हो गया, बस अब साइड में रख देता हूं, साइलेंट करके रख दिया। आप खुद स्व अनुशासित हो, संयमित हो, तो चाहे स्मार्टफोन है चाहे कोई भी है, आप लोगों को विचलित नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पे कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये धैर्य और संयम की भी परीक्षा है। जो इन सभी में खरा उतरेगा वो निश्चित रूप से सिलेक्शन लेके जाएगा। तो यहां पे ये करना है कि सोशल मीडिया का एक टाइम फिक्स कर लो। आप चाहे फेसबुक भी चलाओ, मैं कह रहा हूं कि आपको माइंड रिलैक्स करने के लिए वो चलाने जरूरी है, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एक फिक्स होना चाहिए कि 10-15 मिनट चलाना है, बस उसके बाद में रख देना है। आप फोन उठाते हैं, आप कंटेंट देखते हो, स्टडी से रिलेटेड देखो, सोशल मीडिया पे आप जैसा देखना चाहोगे सोशल मीडिया वैसा ही पुरुषेगा आपके सामने। आप देखना, कभी आपने सर्च कर लिया मेरे कान में आवाज आ रही है, ठीक है, अब कान की बीमारी, तो आप जैसे यूट्यूब या फेसबुक या कोई भी खोलोगे आपको कान से रिलेटेड सारी चीजें दिखाएगा। आपने स्टडी कंटेंट सर्च किया या देखा है, इंटरेस्ट दिखाया उस पर, तो आपको वही चीजें दिखाएगा। तो जैसा आपका इंटरेस्ट है सोशल मीडिया आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, लेकिन आपको यहां पे सही तरीके से इसका उपयोग करना है। इसीलिए मैंने कहा है सही उपयोग। सही उपयोग क्या है, आप स्टडी कंटेंट में उपयोग करो, बहुत बेहतर स्टडी कंटेंट भी ये दे देगा आप लोगों को, और करते हैं विद्यार्थी। स्टडी कंटेंट के अंदर व्हाट्सएप का सही रूप से उपयोग करो, 4-5 सदस्यों का ग्रुप बना लो जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, और उसमें प्रश्न डालो, उत्तर डालो, स्टडी कंटेंट डालो, ये हुई पढ़ाई। तो ये बाधक नहीं है, ये साधक है, लेकिन साधक बनाने वाला चाहिए।
यदि आप इसको साधक बना सकते हो तो बनाने वाला चाहिए। यदि ये बाधक बन रहा है तब आपको इसको बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो सोशल मीडिया का सही उपयोग भी रणनीति का एक चरण है, लेकिन यहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा क्या होना पड़ेगा, आत्म संयमित होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं, धैर्य और संयम की भी परीक्षा है आज की तारीख में कंपटीशन को क्रैक करना। फिर क्या है, सकारात्मक रहना है। इसके लिए सकारात्मक कैसे रहें, तो देखो, लोग तो दुनिया में 10% होंगे जो आपके पॉजिटिव बातें करेंगे और 90% होंगे जो नेगेटिव बातें करेंगे। अरे वो एग्जाम कामरो थोड़ी है रे, इम तो पोला उठाना पड़ी, ठीक है, गाय का गोबर उठाना पड़ी, इम तो चपरासी बनाई, इम तो झाड़ू काटना पड़ी, वो करना पड़ी। कुछ भी हो, पॉजिटिव बात क्या है कि ये सरकारी नौकरी में जाने का दरवाजा है। पॉजिटिव बात क्या है कि 2 साल जब निकल जाएंगे तो 27 से 30 हजार सैलरी आएगी, तो यही लोग जो है आप लोगों को कहेंगे भाई पार्टी दे, ये दे, वो कर, यानी कि आप लोगों की वैसे ही जो है ये इज्जत बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिव रहना अपने अंदर से रहना पड़ेगा। आप सोचोगे कि बाहर वाला मुझे पॉजिटिव एनर्जी दे, नहीं देगा। पॉजिटिव एनर्जी अंदर से आनी चाहिए, बाहर से तो नकारात्मक ऊर्जा आएगी। और जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है, आप विचलित होते हो कि हाँ मैं तो इससे प्रभावित हो रहा हूं, पढ़ाई नहीं हो पा रही, ये मेरे को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, इसने मेरी बुराई कर दी, इसने वहां पे जाके ऐसे कहा, मैं जिस टीचर से पढ़ रहा हूं उसकी बुराई कर दी, ये तो ऐसे ही पढ़ाता है, इसको कुछ नहीं आता, वो ये फलानी बात खूब होती है। तब क्या करना है, आप लोगों को पता है आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आपको पता है आपका लक्ष्य सेट है, तो इन चीजों से कैसे बचना है, बहुत शानदार मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। जो गलत बात कर रहा है अपने को पता है ये गलत है, अपने को भी पता है कि ये नेगेटिव बात कर रहा है और इससे मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, ओम इग्नोराय नमः, उस पर ध्यान ही नहीं देना है, करता रहता है। अपने ध्यान क्या देना है, स्टडी कंटेंट पे पढ़ो बढ़िया तरीके से, जो पॉजिटिव बातें हैं उनको ग्रहण करो, नेगेटिव को छोड़ दो, सबसे बेस्ट विकल्प है ये। और उन्हीं लोगों के संपर्क में रहो जो पॉजिटिव बातें करते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी से कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ भी नेगेटिविटी से, नेगेटिव सोचने से कभी कोई व्यक्ति सफल हुआ ही नहीं। सफल हुआ जब उसने पॉजिटिव सोचा और उसके अनुसार काम किया है। तो सार किसमें है, सकारात्मकता में। तो नेगेटिव को मारो गोली, क्या करना है, विषयवार टाइम टेबल बनाना। अब क्या करते हैं, यहां पे स्टूडेंट नए नए काफी आते हैं और सबको पता है कि टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए। टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से 6 ये पढ़ूंगा, 6 से 7 ये पढ़ूंगा, 7 बजे चाय पीऊंगा, 7:30 बजे नाश्ता करूंगा, ये करूंगा। ये गलत टाइम टेबल है। टाइम टेबल क्योंकि आप ऐसे फॉलो ही नहीं कर सकते। आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, लेकिन आप नियमित फॉलो नहीं कर सकते। तो नियमित फॉलो करने के लिए टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए, एक तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक आप उसे फॉलो कर सकते हो। यानी कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप लोगों ने पार्ट ए और पार्ट बी, आप लोगों को पता है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा टाइम टेबल पे, स्पेशल बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें डिटेल बताऊंगा। एक बार आइडिया बता देता हूं कि पार्ट बी और पार्ट बी अपने को पता है, पार्ट ए और पार्ट बी है अलग अलग। अब अपने को यह भी पता है कि इससे 70% सवाल पूछे जाएंगे और इससे 30% पूछे जाएंगे। तो बताइए आप ज्यादा टाइम टेबल पे जोर किस पे दोगे? यदि यहां दे रहे हो तो गलत है, क्योंकि 70% तो यहां से पूछे जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जोर तो पार्ट ए पे देना है। और पार्ट बी में छोटे छोटे टॉपिक है, तो इन्हें जो है आप 2-3 घंटे भी दे देते हो। मैं तो क्या कह रहा हूं आप लोगों को, आप टाइम टेबल में 2 दिन में 1 चैप्टर पार्ट बी का, 2 दिन में 1 चैप्टर। अब 1 दिन में 2-3 घंटे तो आप पार्ट बी में दे सकते हो, 2 दिन में 1 चैप्टर का भी टारगेट लेते हो ना कि हाँ 1 चैप्टर 2 दिन में, 3 दिन में ले लो, तब भी आप 2-3 महीने में इसे बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। इतना भी कर लोगे ना, खूब अच्छी तरीके से कर लोगे। लेकिन इसके लिए मुश्किल कहां आएगी पता है, जहां पे आपकी कंटिन्यूटी टूटेगी, जहां पे आपकी लय टूटेगी। जहां पे कंटिन्यूटी टूटी तो वहां पे ये काम नहीं आएगा। लय होनी बहुत जरूरी है, निरंतरता बहुत जरूरी है, ये कर ली। अब यहां पे सब्जेक्ट डिवाइड हो रहे हैं, तो दिखती बात है जीके सबसे ज्यादा है। जीके में भी ध्यान कहां देना है, राजस्थान जीके, क्योंकि अपन ने वन रक्षक का सिलेबस देखा और वन रक्षक का पेपर देखा, राजस्थान जीके ही पूछा है, इंडिया जीके पूछा ही नहीं है। 1-2 प्रश्न पूछ ले, उसके लिए अपन पूरे ग्रंथ पढ़ने बैठे हैं, तो ये सही रणनीति में शामिल नहीं होता। पूछा क्या जाएगा, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके पे ज्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पे भी ज्यादा राजस्थान जीके तो राजस्थान जीके, फिर साथ साथ अब टाइम टेबल कैसे सेट करोगे, 2-2 घंटे तो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे मान लीजिए पूरे हो गए और ये चैप्टर ही पूरा नहीं हुआ, तो विषयवार करना है कि हाँ राजस्थान जीके के अंदर मैं ये चैप्टर जो है मैंने उठाया है,
इसे मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। 2-3 सब्जेक्ट एक दिन के टाइम टेबल में शामिल करो। हो सकता है आपको टाइम टेबल बार बार बदलना भी पड़े तो बदलना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी भी हर 2 महीने में, हर महीने में थोड़ी बहुत चेंज होती है। यहाँ मैंने लिखा भी है, ध्यान रहे हर माह रणनीति में आंशिक बदलाव जरूरी है। क्यों बदलाव जरूरी है? क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तब वो सिचुएशन नहीं रहती जब एंड तक पहुंच जाते हैं, तो इसलिए बदलाव आते रहते हैं और वो मैं समय समय पे आपको गाइडेंस देता रहूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम टेबल कैसे सेट करोगे कि हाँ राजस्थान जीके का भाई एक चैप्टर है शिलालेख वाला, आज के टारगेट में ये है कि शिलालेख जब तक होंगे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, कंफर्म करूंगा। शिलालेख पढ़ लिए, अभ्यास कर लिया, प्रैक्टिस हो गई, यानी कि ये चैप्टर जो है पूरा याद है, अब इसे रिवीजन की ही जरूरत पड़ेगी। ये इस तरीके से बनाना है, न कि इस तरीके से कि अपने जो है 1 घंटा तो मैं पढ़ूंगा कल्चर, 1 घंटा पढ़ूंगा भूगोल। अब 1 घंटा तो पूरा हो गया और अपना इंटरेस्ट ही अभी तक तो जगा ही नहीं, और जब इंटरेस्ट जगने लगा तब पता चला कि इसका तो टाइम निकल गया पढ़ने का, तो क्या साइड में रखनी? सही बात है? गलत है। तो टाइम टेबल जो है इस तरीके से बनाना है। एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को और मैं गाइड कर दूंगा कि इस तरीके से बना देना। ठीक है, तो ये कैसे बनाना है? घंटे के आधार पे नहीं बनाना है, विषय के आधार पे बनाना है टाइम टेबल। छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं, यही चीज मैं टाइम टेबल के अंदर भी आप लोगों को बता रहा था। यहां तक कि मैं तो कोई कंपटीशन नहीं दे रहा हूं, मैं तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, फिर भी मैं जब रात को सोता हूं तब अगले दिन का टारगेट सेट करके सोता हूं कि अगले दिन विद्यार्थियों को कौन सी क्लासेस देनी है, कौन सा कंटेंट देना है, जीजीडी फैक्ट में क्या आएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज में क्या अपडेशन करना है, कहां पे क्या है, तो ये सारे टारगेट सेट होते हैं। और जब अगले दिन ये टारगेट मैं रात तक अचीव नहीं कर लेता, चाहे 1 बजे चाहे 2, तब तक सोता नहीं हूं। आप लोगों को भी यही करना है। सुबह उठते हो तब बढ़िया आराम से 10 मिनट बैठो, शांति से मेडिटेशन करो और उस समय ये सोचो कि आज का मेरा टारगेट क्या रहेगा। नहीं याद रहे तो एक छोटी छोटी चिट बना के लिख लिया करो डेली का, कोई ज्यादा उसमें समय नहीं लगता कि हाँ राजस्थान जीके में मेरा आज का टारगेट है ये चैप्टर पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, पशुपालन में मेरा आज का ये टारगेट है ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, और अपने ये क्या कहते हैं रे गणित और विज्ञान के अंदर, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो इसमें है नहीं, गणित और विज्ञान में ये टारगेट है मेरा। जब तक ये पूरा नहीं करूंगा मैं सोऊंगा नहीं। ये क्या आपके अंदर जुनून, जिद, जोश जगा देगा और फिर आप लोग जो है पढ़ने के प्रति आतुर हो जाओगे। और जब ये अंदर से आग लगेगी ना तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। छोटे छोटे टारगेट बनाओ। जब टॉपर्स आप देखोगे, टॉपर्स की रणनीति जानना कभी, ठीक है, उनकी टारगेट यही होते, छोटे छोटे टारगेट, डेली टारगेट होते हैं कि हाँ डेली का ये टारगेट है, चिट बना दी, लगा दी वहां सामने और फिर उसके अनुसार तैयारी करते हैं। आप लोगों ने 12th फेल मूवी मैंने कल सजेस्ट की थी आप लोगों को, वहां पे वो जो मनोज शर्मा है ना आईपीएस बना, उसने वहां पे चिट लगा रखी थी कि तेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने खुद अपनी स्टडी टेबल थी वहां पे एक चिट लगा रखी थी, मैं बेरोजगार। मेरी हर किताब में उस समय की कंपटीशन की किताब मिलेगी, फ्रंट पेज पे लिखा हुआ मिलेगा मैं बेरोजगार हूं। मुझे पता है कि किताब खोलते ही मुझे ये लाइन दिखनी चाहिए और इस लाइन को, ये कलंक है मेरे लिए, इस लाइन को मिटाना है और उसके लिए भैया रात दिन एक करनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वास्तव में उस समय से जब मैंने ये लिखा उस समय से 1.25 साल तक 17-18 घंटे पढ़ाई की डेली, कुछ भी नहीं देखा आगे पीछे, राजस्थान टॉप करके निकला था और आज आप लोगों के सामने हो। तो यही चीज है कि आप लोगों के अंदर जब जुनून जागेगा ना, जिद जागेगा, चाहे कितना कोई नेगेटिव कर ले, कोई कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज आपको पिन करती है, चुभती है, उसे लिखकर नोट करो कि इसे मिटाना है। फिर उसके बाद में आप लोगों को किसी तरह के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वही मोटिवेशन है आप लोगों का। तो यहां पे छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। हो सकता है तो चिट बना के लगा दो अपनी स्टडी टेबल पे कि हाँ आज का ये टारगेट है, टारगेट अचीव हो गया, उसे निकाल दिया, दूसरी चीट लगा दी, बस। फिर देखो क्या है, कंफ्यूजन को पाले नहीं, ड्रॉप करें, ये बहुत जरूरी है। क्या होता है कि अलग अलग बुक, अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग सोर्स और बदलते आंकड़े, इनके कारण क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। फलाने दोस्त ने वो आंकड़ा पढ़ लिया, गाय की तो इतनी नस्लें हैं, इन सर ने इतनी पढ़ाई, वहां साइड पे ये दे रखी है, फलानी ढीकनी वो, तो क्या होता है कंफ्यूजन। जहां पे कंफ्यूजन है यानी कि वो आंकड़ा विवादित है। तो विवादित आंकड़े जो होते हैं, कंफ्यूजन वाले होते हैं, वो कभी भी न तो फायदा पहुंचाते हैं और न ही नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाते कि विवादित जो है वो कोर्ट में चला जाता है या फिर डिलीट होता है। फायदा इसलिए नहीं पहुंचाते कि वो तो खुद ही विवादित है, तो प्रश्न बहुत कम बनता है, चांसेस ही नहीं रहते कि बनेगा। तो वहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन यदि आपके लेवल पे, तो कंफ्यूजन का इलाज भी आपको खुद के लेवल पे करना है। आप यदि किसी टीचर को ही पूछते हो कि सर इसमें तो कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं क्या करूं, क्या सही है, तो यानी कि आप सही तरीके से उसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो। वो टीचर ये बता भी देगा कि भैया ये सही है मेरे अनुसार, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे
क्यों? क्योंकि आपने कहीं और दूसरा आंकड़ा पढ़ रखा है। तो होता है कंफ्यूजन सभी को, लेकिन जहां पे आपका कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो जो है हमेशा के लिए कंफ्यूज करने वाला ही फैक्ट है, उसको ड्रॉप करना है। जरूरी थोड़ी है कि 100 प्रश्नों में और 100 में से मान लीजिए कि एक कंफ्यूजन वाला बना भी, तो उस एक के पीछे आप इतनी सारी तैयारी क्यों खराब कर रहे हो? क्या वह एक प्रश्न ही सिलेक्शन दिलाएगा? नहीं, वो 99 प्रश्न दूसरे जो है वो सिलेक्शन दिलाएंगे। ये एक तो कुछ भी नहीं करने वाला है, तो इसे ड्रॉप करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि और दूसरी जगह जो बिल्कुल सही है उन पे कमांड हो सके। इस चीज को पिन कर देना, ठीक है? बहुत गहराई में न जाकर बेसिक पर काम करें। ये किस लिए है? विद्यार्थी अभी रीट का जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ तो मेरे साथ में कई सारे मेरे पर्सनल संपर्क में भी रहते हैं स्टूडेंट, तो उनमें से एक दो नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो होता है कि बहुत ज्यादा गहराई में जाने का शौक होता है। उन्हें लगता है कि हम ये सारा जो है बहुत कोई बेसिक सा मटेरियल मिला या उस एग्जाम के लेवल के अनुसार, तो उन्हें लगता है ये तो कम है। वो खुद की धारणा बना लेते हैं कि ये तो एग्जाम में इतना सरल थोड़ी पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा होता है इतना, उन्हें लगता है ये सरल है, ये नहीं पूछा जाएगा। उस चक्कर में लगाते हैं गोते। लेकिन ध्यान रखना, कुशल तैराक ही डूबा करते हैं, और वो विद्यार्थी अभी भी तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्ट नहीं हुए। कारण क्या है? मैंने उन्हें जब भी कहा था कि बेसिक क्लियर करो भैया, पहले आप लोग बेसिक पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप सीधा जो है थ्योरी कंसेप्ट बहुत ज्यादा अंदर जा रहे हो। तो वहां पे जो है आप जब ऊपर के सवाल गलत करके आओगे तो सीधे बाहर होगे। आपने गहराई वाला सवाल गलत भी किया, बाहर नहीं होंगे क्योंकि और भी स्टूडेंट के वो गलत होंगे। लेकिन आपने बेसिक सवाल गलत किए जो और स्टूडेंट के सही होंगे, तब आप सीधे बाहर हो। और ये पशु परिचर की वैकेंसी कैसी है? बेसिक वैकेंसी है, L1 पे मैट्रिक लेवल है। आपको जो है परिचारक बनाया जा रहा है, कलेक्टर नहीं बनाया जा रहा। और मार्केट में माहौल यह है कि बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बताने हैं, बहुत ज्यादा गहराई में ले जाना है। लेकिन वहां पे मैं समझता हूं कि इस चीज को यदि किसी ने क्लियर कर दिया पशु परिचर के अंदर, तो उसका लेवल तो धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ेगा, क्योंकि बेसिक क्लियर है। जब जिसका आधार बहुत मजबूत है तो उस पे चाहे कितनी मंजिल की इमारत खड़ी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आधार मजबूत नहीं है, सीधी इमारत बना रहे हो, तो दिखती बात है कि इमारत रहेगी। तो यहां पे पशु परिचर की वैकेंसी बेसिक है। 2-3 महीने में बेसिक पे अच्छा काम करो, फिर आप एग्जाम के पास में 2-3 महीने जब आएंगे, आपको पता चलेगा आपका लेवल खुद बढ़ गया। कब बढ़ा वो भी पता नहीं चलेगा। सबसे पहला काम क्या है? प्रारंभ की 3 महीने में आप लोगों को बेसिक पे बहुत अच्छा काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है। किसी तरह के भ्रम में या भय के माहौल में नहीं आना है, और बढ़िया प्रैक्टिस करते चलो साथ साथ में, ठीक है? ये चीजें। अब मैं बात करता हूं ये सीआरपी थ्योरी का क्या है, ठीक है? देखो, सीआरपी थ्योरी का ये मतलब है कि आपको इस स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ना है। ये हर एग्जाम में काम आती है। सीआरपी का मतलब है, देखो, सी का मतलब है कंसेप्ट। क्या कोई भी चैप्टर है तो उसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये है भाई राजस्थान का भूगोल है तो राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये क्या है। डायरेक्ट जो है चीजें रट नहीं सकते, तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को या तो किसी टीचर की क्लासेस की आवश्यकता होती है, या फिर आप पुस्तक से क्लियर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्रेशर्स जो होते हैं उनको निश्चित रूप से किसी न किसी टीचर की या क्लासेस की आवश्यकता होती है। कंसेप्ट हो गया, उसके बाद में कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तब आप लोग जो है इसमें से कुछ पॉइंट निकाल पाते हैं, मक्खन निकाल पाते हैं, जो आप लोगों को ध्यान है कि अब ये फैक्ट जो है एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्लियर है कि धोरे किसे कहते हैं, दरियन किसे कहते हैं, हो गया क्लियर। उसके बाद में आप लोगों के फैक्ट आते हैं कि सबसे ज्यादा धोरे कहाँ है, क्या है, इनके अलग अलग जो नाम है, वर्गीकरण है, ये चीजें, ठीक है? तो कंसेप्ट में से फिर जो है फैक्ट अपने आप निकल जाते हैं, और उनपे फिर क्या करना होता है? उनपे करना होता है बार बार रिवीजन। फिर क्या करना होता है? रिवीजन। बहुत अहम पार्ट है ये रिवीजन। रिवीजन क्या होता है? कई विद्यार्थी गलती करते हैं कि अपने चैप्टर क्लियर करते करते आगे बढ़ते जाते हैं और फिर सोचते हैं कि लास्ट में रिवीजन करेंगे। नहीं, रिवीजन स्टेप बीच बीच में करना होता है। रिवीजन के भी एक नियम कायदे हैं, उसूल है, व्यवस्थित पैटर्न है। बनाऊंगा मैं एक वीडियो रिवीजन का, बनाना है मुझे पता है, ठीक है? तो रिवीजन जो है थोड़े थोड़े समय में करना पड़ता है, अभ्यास वर्तुलाकार करना पड़ता है। थोड़े आगे गए फिर वापस पीछे आना, थोड़े आगे गए फिर वापस पीछे आना, तब जाके आप उस पे इतनी पकड़ कर लेते हो कि भूलते नहीं हो। नहीं तो क्या है, आगे का पढ़ा, आगे जैसे बढ़ गए पीछे का भूल गए, तो फिर वो पढ़ा हुआ अभी काम नहीं आता, फिर जो है डिप्रेशन में जाते हो। तो इसका एक पैटर्न है सही, उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो कंसेप्ट हो गया, रिवीजन हो गया। इसके बाद में बहुत जरूरी एक चीज आ जाती है पी से, प्रैक्टिस। क्या? प्रैक्टिस, अभ्यास। प्रैक्टिस का मतलब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्यों? क्योंकि एग्जाम कैसा है? एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव
और आपने थ्योरी ही थ्योरी पढ़ी है, आप लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे नहीं, प्रश्न बनते कैसे हैं, 4 ऑप्शन आते हैं तो 4 में से 2 तो हमें सही लगते हैं। जब आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की, आपने डायरेक्ट युद्ध करने चले गए सैद्धांतिक बातें पढ़ के, आपने कभी प्रैक्टिस की नहीं, तो आप लोग तो डायरेक्ट हार क्या होगे, क्योंकि वहां पर हार कैसा होगा कैसा नहीं आप लोगों को पता थोड़ी है। तो ये थ्योरी को फॉलो करना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट में से फैक्ट निकल जाते हैं अपने आप, कंसेप्ट क्लियर है तो फैक्ट ऑटोमेटिक याद होने लगते हैं। उसके बाद में होता है रिवीजन, बार बार अभ्यास करना होता है, और उसके बाद में प्रैक्टिस। जितने टॉपर्स हैं आप देख लेना, या जितने सिलेक्ट हुए हैं देख लेना, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है प्रैक्टिस पे जोर रखा है। पटना बिहार के मॉडल क्या काम आते हैं बैंकिंग में, इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि आखिर में सवाल जाएगा कहां से, घूम फिर के अपने वही सवाल सामने आएगा जो हमने प्रैक्टिस कर रखी है। तो ये होता है अभ्यास, जो करना किस पे है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे। ये भी 2 तरीके से होता है, एक तो होता है ऑफलाइन, ऑफलाइन भी आप लोगों को बहुत सारे जैसे मॉडल पेपर है, ऑब्जेक्टिव बुक्स है, उनसे हो जाता है। एक होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन में ऐप के जरिए टेस्ट सीरीज वगैरह, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, ये सारे पैटर्न है। तो इन पैटर्न पे आप लोगों को करनी होती है प्रैक्टिस। ये सीआरपी थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है, और इसे फॉलो कर दिया निश्चित रूप से सिलेक्शन है। कुछ पॉइंट ये बताए हैं, कुछ अब मैं आगे बताता हूं आप लोगों को, और कि और अपनी स्ट्रेटेजी में क्या शामिल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ये पॉइंट जो है सारे के सारे लिख के रख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज्यादा महत्ता रहती है इन पॉइंट्स की अपने परीक्षाओं में। देखो, अभ्यास के अंदर ही शामिल हो जाता है गत परीक्षा के प्रश्नों को देखना। विद्यार्थियों के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, आई या नहीं वो पता नहीं, ये आनी चाहिए कि सर पशु परिचर का तो एग्जाम कभी हुआ ही नहीं, तो हम अभ्यास प्रश्नों को कैसे देखें। तो अभ्यास प्रश्नों को ये देखना है कि राजस्थान जीके, इसमें क्या है, जैसे राजस्थान जीके है, मैथ्स है और विज्ञान है। तो राजस्थान जीके के किस किस एग्जाम में सवाल बने हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं फोकस कर लेता हूं इसको, कि राजस्थान जीके के किस किस एग्जाम में सवाल बने हैं, और जिस एग्जाम में जो सवाल बना है उसका लेवल क्या है। तो उसका लेवल आरएस में आप कोई सवाल देख रहे हो और आपका पशु परिचर का है, तो निश्चित रूप से आप लोग जो है प्रैक्टिस करोगे तब उसका अभ्यास होगा। तो गत परीक्षाओं के प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं, इनको देखते हुए चलना है, ठीक है, इनको देखते हुए। इनको देखने के भी तरीके, जैसे कि आप वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुकलेट आती है कई प्रकाशन की, तो वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके हैं, गत वर्ष के परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को जरूर देखना चाहिए, इनमें से काफी सारे रिपीट होते हैं और आपको आइडिया आता है कि कैसे प्रश्न बनते हैं। परीक्षा से 2 माह पहले तक ग्रुप डिस्कशन, देखो यहाँ पे स्पेशल लिखा है 2 माह पहले तक ग्रुप डिस्कशन, यानी जब सितंबर में एग्जाम है तो जुलाई के बाद ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है, उससे पहले धड़ल्ले से करो, बहुत करो ग्रुप डिस्कशन। इससे क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन का मतलब है सवाल पूछना, उससे उत्तर जानना। उससे क्या होगा कि आप लोगों की एक तो मेमोरी स्थायी होगी, आप लोग 10 बार पढ़ो और 1 बार डिस्कस कर लो, बराबर है, डायरेक्ट याद होता है। और याद नहीं है तो उनसे रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ने के लिए अंदर से आग लगती है कि यार मेरे को आया ही नहीं, पढ़ना पड़ेगा, और फिर पढ़ा हुआ बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन को शामिल करो। कई विद्यार्थी ये कहते फिरते हैं, सर मैं तो अकेला पढ़ता हूं, मेरे पास तो कोई ग्रुप है ही नहीं। तो देखो, इसके विकल्प आपको खुद निकालने हैं। एक टीचर आप लोगों को पर्सनली एक एक को नहीं बता सकता कि भैया तू ग्रुप बना, तू बना। हमने जब तैयारी की, जब व्हाट्सएप नया नया आया था उस समय, तो हमने तो ग्रुप बना रखा था, व्हाट्सएप ग्रुप, और उस पर धड़ल्ले से सवाल डालते, सवालों के उत्तर देते, और चलता ही रहता पूरे दिन लगभग, थोड़ा थोड़ा जैसे फ्री होते डाल देते, उत्तर आते। तो आप लोगों को उसमें वहां फालतू की बातों से बचना है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी कंटेंट पे फोकस करना है। 4-5 सदस्यों का ही बनाओ जो पढ़ने वाले हैं, डालो सवाल उत्तर आएंगे, डालो सवाल उत्तर आएंगे, बस ये। नहीं तो फिर आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो कहीं किसी चाय की थड़ी पे चले गए, साइड में बैठ गए, एक चाय का कप ले लिया, आधे घंटे डिस्कस कर लिया, खूब हुआ। किसी फ्रेंड के रूम पे चले गए, वहां आधे घंटे डिस्कस कर लिया, खूब हुआ। तो ये अपने अपने पैटर्न है, अपना अपना तरीका है, आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप कैसे ग्रुप डिस्कशन को शामिल करोगे। किसी से तुलना किए बिना पढ़े, होता है कई बार देखते हैं कि अपने को 4 बार पढ़ने से याद हुआ, फलानिया को 1 बार याद हो गया, ठीक है, लेकिन खरगोश और कछुए की रेस कराओ, अलग अलग नतीजे आएंगे, ठीक है। तो यहां किसी से भी तुलना नहीं करनी, आप अपने आप में बेस्ट हो। आपको 4 बार में याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैटर्न ये है। किसी को लिख के याद होता है, किसी को पढ़ने से याद होता है, कोई नोट्स बनाता है, कोई डायरेक्ट किताबों से पढ़ता है। कब तक तुलना की जाएगी, कोई तुलना नहीं है। फिंगरप्रिंट की हमारी तुलना नहीं होती, हर इंसान की फिंगरप्रिंट अलग होती है, तो आप लोग क्यों तुलना करते हो। तुलना करने से हमेशा अंदर हीन भावना आती है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। जिसको ज्यादा याद है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, जिसको कम याद है उसमें हीन भावना आएगी। अपनी तुलना अपने आप से करो। मैं तो कहता हूं, आपको अपना लेवल बढ़ाना है ना, आप यहां हो, आपको अपना लेवल बढ़ाना, तो आपको खुद पास में दूसरी लाइन खींचनी होगी, न कि पास वाले की मिटानी है। तो ये अपना लेवल, अपनी तुलना अपने आप से करो कि मैंने जब शुरू किया तब मैं क्या था,
अब मैं क्या हूं और आगे मुझे क्या होना है। बस खुद की तुलना खुद से करनी है और किसी से नहीं करनी, क्योंकि आपकी होड़ भी दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक। फिर देखो बार बार टारगेट बदले नहीं। अब यूं होता है कि अब पशु परिचर का फॉर्म भरा, एलडीसी की आ गई बीच में, एलडीसी करना है, फिर धीरे कोई और वैकेंसी आएगी कि मेरे दोस्त तो वो कर रहा है उसकी कर दें। तो एक चीज ध्यान रखो, दोस्त और पोस्ट देखकर कभी भी टारगेट नहीं बदले जाते। जो दोस्त और पोस्ट देख के टारगेट बदलते हैं वो बदलते ही रह जाते हैं और सिलेक्शन लेने वाले ले जाते हैं। फिक्स टारगेट कर लिया कि लेनी है तो लेनी है, इसकी तैयारी करनी है, फिर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं। बार बार क्या टारगेट बदलना, बार बार टारगेट बदलते हो तो टारगेट कैसा है आपका। जब आपका टारगेट स्थायी नहीं है तो आप फिर वो सरकारी नौकरी आपको मिलेगी क्यों, क्योंकि 6000 स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से मिल जाएंगे जिनका टारगेट स्थायी है। तो ये चीज है कि कभी भी टारगेट फिक्स कर दिया उसके बाद में बदलना नहीं है, यदि आप उसको चाहते ही हो तो। नींद आने के समय अभ्यास करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते हमें तो गुरुजी नींद बहुत आती है, क्या करें। तो नींद आने के समय या तो आप आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट पढ़ो, जिसमें सबसे ज्यादा कि आपकी तो इच्छा होती है वही पढ़े। तो जब आपके नींद आने का समय होता है, जैसे कि खाना खाया है शाम को, रात को खाया, अब आपको पता है मुझे 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन नींद कब आती है, जब खाना खाया उसके तुरंत बाद में फिर नींद आने लगेगी, पढ़ने बैठोगे। और एक 15-20 मिनट का समय वो निकाल दिया आपने नींद आने का, जब बहुत ऊपर गिरती है नींद, फिर वो निकाल दिया, फिर आपको नींद आएगी नहीं, फिर आप अपनी मर्जी से सोओगे, फिर आप अपनी मर्जी से नींद के ऊपर भी राज करोगे। तो ये चीज कब होगी, जब आप उस समय वो चीज ज्यादा यहां पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करो, आप अभ्यास करो वहां से कि आपको नींद आने लगी, आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में दिमाग अलग तरीके से काम करता है तो नींद आती नहीं। आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज देखो, आप उस समय क्लास देख लो जिसमें नींद आती है। तो जो भी जिस तरीके से आपको नींद नहीं आती उस समय, वो समय निकाल दिया तो आप लोग अपने स्टडी टाइम में बढ़ोतरी कर सकोगे। देखो परीक्षा से 1-2 माह पहले मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज अवश्य मिलानी है। क्यों? क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है साथियों। देखो एक तो क्या है, टॉपिक वाइज अभ्यास, साथ साथ जैसे ही टॉपिक पढ़ा उसके प्रश्न मिलाते चले, ताकि पता चले कि उस टॉपिक में हमारी क्या कमी रही, हम कहां हैं, हमें इससे संबंधित प्रश्न आ रहे कि नहीं, हम डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हैं और पीछे का तो हमारे क्लियर ही नहीं हुआ। तो ये तो करना ही है। लेकिन एग्जाम से पहले क्या होगा, फुल मॉडल पेपर आएंगे, फुल मॉडल पेपर। वो सिर्फ एग्जाम से 2 महीने पहले मिलाने, पहले से नहीं वो, क्योंकि तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वो मिलाने हैं, या तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप मिला सकते हैं। इसमें क्या रैंक वगैरह पता चल जाती है आप लोगों को, अपनी पोजीशन। और ऑफलाइन भी मिलाने। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप बिल्कुल शांति से, इत्मीनान से अपनी, लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन में आपको स्व अनुशासित होना पड़ता है, चीटिंग नहीं, खुद से चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समय समय पर देखना जरूरी है, जो मैं बता चुका हूं। और ज्यादा पढ़ने से बेहतर है बार बार पढ़ना। कोई भी चीज को बहुत ज्यादा गहरे में जा रहे हो आप, एक ही चैप्टर है, आपने 10 दिन तक उसी चैप्टर को पढ़ा है, यानी कि कहां काम आएगा आप लोगों को। उस चीज को बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। पढ़ो कम, लेकिन उसे बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद जितना रहेगा उतना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अब ये थ्योरी क्या कहती है, J4 थ्योरी। अब सिलेक्शन लेना है भाई, एक बार तो बहुत अंदर से जोश भर जाता है, लेकिन J4 थ्योरी ये कहती है कि आप लोगों को यदि सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों के अंदर होनी चाहिए जिद। क्या होनी चाहिए? जिद होनी चाहिए कि लेना है तो डंके की चोट पे लेना है और मैं कैसे भी करके लूंगा। जिद के बाद में आप भरेंगे जोश से, ठीक है, और उसी जोश को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। और जोश कब भरेगा? जब आपके अंदर जुनून होगा। और इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी होगा जज्बा। क्या? और ये सारे जो है आपको लेके जाएंगे सफलता की तरफ, क्योंकि इन चीज के बाद में आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ये आपका खुद मोटिवेशन बनेंगे। और सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो चीज आप लोगों को कचोटती है अंदर, उसे लिखकर आपकी स्टडी टेबल पे सामने लगा दो। रोज नजर पड़नी चाहिए कि इसे मिटाना है। बेरोजगारी कचोटती है तो उसे लिखो, कोई भी चीज जो आपको कचोटती है उसे लिखो और उसे मिटाना है। मेरे पेरेंट्स की ये समस्या है, इन्हें मिटाना है। कोई भी जो आपको मोटिवेट करती है। और देखो उसके बाद में आप लोगों के स्टडी अवर्स में कितनी बदलाव होते हैं और आपके अंदर से पढ़ने की कितनी मतलब वो आग लगती है। ठीक है, तो ये J4 थ्योरी, जिद, जज्बा, जुनून और जोश, ये आप लोगों को लेके जाएंगे सफलता की तरफ। और जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से नोट करके, और उसके अनुसार फिर इसमें से लगभग 18 पॉइंट बताए मैंने, और 18 में से मैं बता रहा हूं कि आपने 10 या 12 भी फॉलो कर लिए ढंग से, तो आप लोग सिलेक्शन की तरफ निश्चित रूप से बढ़ रहे हो, मान के चलना। अब वे विद्यार्थी जो कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हैं और कोचिंग भी समझ में नहीं आ रही कहां से करें, कोचिंग नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, तो ये JJD का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए पूरी तरीके से निःशुल्क बैच लेके आया है। कोई डेमो वेमो भी नहीं है, डायरेक्ट हर क्लास डेमो है, ये समझो।
हर क्लास में वही मेहनत है जो पहली क्लास में की गई। और लगभग मैं जीके की दे चुका हूं 70 क्लासेस, पशुपालन पार्ट बी की 25 क्लासेस हो गई, यानी कि आधे से ऊपर पार्ट हो गया। मैथ की जो है बहुत बेसिक से बेसिक सारा क्लियर करा दिया, आप सर सिलेबस पे आ गए हैं, ये चल रहा है। मेगा क्लासेस भी आप लोगों को समय समय पे दी जाती है। ओपीडी जो अपना चैनल है उस पर वस्तुनिष्ठ क्लासेस दी जा रही है, यानी कि एक विद्यार्थी के लिए जो पैटर्न होता है, जो हम स्ट्रेटेजी बताते हैं, वो सारी पहले हम खुद भी फॉलो करते हैं कि यदि स्टूडेंट कोई अपने पे विश्वास करके फॉलो कर रहा है तो उसको अपन क्या दे रहे हैं, तो वो चीजें सारी फॉलो करते हैं। साथ ही साथ पुस्तक भी मार्केट में सबसे टॉप जो है चाही गई पुस्तक है और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लेवल, यानी कि एग्जाम के लेवल के अनुसार चल रही है। ठीक है, इसके अलावा जो है आज, जैसे आज 25 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 25 तारीख को ये कमेंट आप देख सकते हो, ये स्टूडेंट से किसी से भी कहकर नहीं करवाए गए, ये इनकी दिल की भावनाएं हैं। और ये प्रैक्टिस जो आप लोगों को ये अलग अलग रेट में, और मुझे लगा कि ये जो है और भी विद्यार्थियों को फायदा कैसे हो, तो आज अंतिम दिन है इसे ज्वाइन करने का, कॉम्बो ऑफर। फिर कॉम्बो में जो है रेट बढ़ेगी। ठीक है, वैसे भी ये तो है लागत मूल्य है, लेकिन लागत मूल्य में भी हमने जो है बिल्कुल डाउन कर दिया है कि हाँ लागत भी अपन इसमें से कुछ वहन करेंगे। और स्टूडेंट जो है वो देखो, अब ऑफर के समय ज्वाइन कर लेते हो तो ठीक है, बाकी हमारा कोई होली, दीपावली, वीकेंड, एनिवर्सरी, बर्थडे का कोई ऑफर नहीं होता। एक बार जब लॉन्च होती है तभी ऑफर देते हैं, इसके बाद में ये जब इसकी बढ़ जाएगी प्राइस वो बढ़ी हुई ही रहेगी, इसके बाद में कभी कोई ऑफर आने वाला इस पे नहीं है। जब भी जो टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है उस पे ऑफर आता है। टॉपिक वाइज है, जैसे एक चैप्टर पढ़ा है उस पे संपूर्ण अभ्यास है, इसका एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें सारा समझा रखा है कि क्या है क्या नहीं कॉम्बो ऑफर का। प्ले लिस्ट में जाके टेस्ट सीरीज से संबंधित वीडियो में कॉम्बो ऑफर वाला वीडियो देख लेना और ज्वाइन कर लेना, साथ साथ में अभ्यास करते हुए चलना। ठीक है, ये प्रोसेस है, इसका होम स्क्रीन है, फिर कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो ये पूरा मैंने बता रखा है। तो आप लोगों को जो गाइडेंस की जरूरत थी, ये 6 महीने की रणनीति है और 3-4 महीने बाद एक इसमें जो बदलाव होगा, रणनीति में जो बदलाव करना है वो मैं समय समय पे बताता चलूंगा। क्लासेस में भी मैं बताता चलूंगा कि क्या बदलाव होने चाहिए और कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है, कब कब बदलाव करने हैं। एक रिवीजन का वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, एक टाइम टेबल का, ये अब जैसे जैसे मेरे समय सेट हो जाएगा वैसे वीकेंड में ही दे पाऊंगा, तो एक रिवीजन का वीडियो दे दूंगा आप लोगों को, एक टेस्ट सीरीज क्या वो टाइम टेबल का, कि कैसे आप लोगों को टाइम टेबल सेट करना है। और आप लोगों की कोई शंका समाधान हो तो बता देना, और सभी विद्यार्थियों तक ये रणनीति का वीडियो शेयर हो जाना चाहिए। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।